हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले नेवी एमआर पोस्टर एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 22, ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, है ना। और वीडियो को पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, सेट लगाइएगा। जिसका जितना मार्क्स आए आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, पॉलिटिकल से पॉलिटिक्स संबंधित है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है ना, जो संशोधित, जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा एक ऐसा है ना, न्यायिक समीक्षा समीक्षा संविधान का ऐसा भाग है जिसको कभी संशोधित नहीं किया जा सकता। बाकी प्रस्तावना को संशोधित किया गया है ना, नीति रेषक सिद्धांत को किया गया है और मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। अब क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। हमारा ये कौन क्वेश्चन था, मतलब संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो वो कौन सा है, न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में कौन कौन होते हैं, यानी भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के संविधान में कौन कौन शामिल होता है ना। तो भारत का जो संविधान है तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। जैसे उसमें शामिल कौन कौन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही है इसके 3 मुख्य अंग है ये, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा से निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बारे में बता दिया था आपको कि इनकी जो आयु होती है ना, लोकसभा बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, है ना। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। हाँ देखिए, एक बात और है कि हम लोगों ने आपके लिए मिल करके एक इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी जिसमें यांत्रिकी आता है ना, उसका मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसमें टोटल 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 10 सेट है ना, टोटल 10 सेट है, जो आपके सिलेबस यानी जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसको पूर्ण रूप से सिलेबस पे आधारित बनाया गया है। डीबीजीडी का जो यानी कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसी पे पूर्ण रूप से आधारित है, जिसमें इंग्लिश का 15 क्वेश्चन है, साइंस का 10 क्वेश्चन, जीके का 5 क्वेश्चन और मैथ का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, है ना। टोटल मिलाकर के आपको 60 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको पूर्ण रूप से आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। अगर मान लीजिए, है ना, आपने इस सेट को कर लिया है तो आपकी 90% की तैयारी पूरी हो जाएगी, लगभग 90% की तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप देर न करें, ये जो है ये ऑफर कुछ सीमित समय के लिए है। आपको सर्वर पे डाला हुआ है इसका इस ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको सर्वर पर 26 जनवरी तक ही रखा जाएगा, है ना। 26 जनवरी के बाद इसको सर्वर से हटा दिया जाएगा, नहीं तो इसका मूल्य दाम बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये सीमित समय के लिए आपके पास टोटल सिर्फ 5 डे है ना। आप इसको बुक को परचेज कर लीजिए और इसका जो प्राइस है बिल्कुल ही कम है, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, ठीक है। और इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। किसके काल को मुगल कला का यानी मुगल जो है मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग कहा जाता था, वो कौन थे, वो थे जहांगीर, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जहांगीर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहते थे, वो रहते थे मंसूर। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि मुगल का मतलब चित्रकला का सबसे ज्यादा शौकीन थे जहांगीर, और उन्हीं के काल को, है ना, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। और उनके दरबार में जो पेंटर रहते थे यानी जो चित्रकला जो रहते थे, है ना, चित्रकला कला बनाने वाले, उनका नाम था मंसूर, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर के दरबार में रहते थे। मतलब थानेश्वर जो थे वो किसके दरबार में रहते थे, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान, थानेश्वर किसके दरबार में रहते थे। अब इसका जो सही आंसर क्या, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए,
अकबर, ये सब अकबर के दरबार में रहते थे। और इनके अलावा इनके दरबार में रहते थे कौन? फैजी थे, है ना, बीरबल थे, बीरबल, और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न, नवरत्न जो था, 9 मंत्री थे ये लोग, है ना। इसलिए हमारा जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये दे देगा कि फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। बीरबल अकबर के, है ना। और नवरत्न का संबंध किस मुगल काल के किस शासक से है? तो है अकबर से। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट का वीडियो 1 से 21 तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं, है ना। सेट लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला, मतलब भारत कौन आया था, है ना। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर आपको सेट लगाना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, है ना। वीडियो को पॉज करके आप सेट लगाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो देखिए, मोहम्मद गजनवी के साथ जो आया था भारत, अलबरूनी आया था, है ना, अलबरूनी। और अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी अलबरूनी। यह भी क्वेश्चन देता है, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? अलबरूनी के द्वारा। और किसके साथ वो भारत आया था? वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1576 का वर्ष किस युद्ध से संबंधित है? यानी 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था, आप बताना है। ठीक है, 1576 में जो हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1576 में हुआ था, ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, हल्दी घाटी का। ये हुआ था 18, है ना, 18 जून 1576 में। और किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसलिए हमारा सही, ठीक है, महाराणा प्रताप की। तो यहां से आपकी कंफ्यूजन जो थी वो दूर हो गई, है ना। हल्दी घाटी का अगर डेट पूछ देगा तो 18 जून 1576 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, इसी में देख लीजिए, अब पूछता है तराइन का युद्ध। तराइन का जो 2 युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, और द्वितीय हुआ था 1192 में। ठीक है, और प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? द्वितीय में हुआ था, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हारे थे, है ना। अब चलते हैं, उसी के बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग जानते होंगे 1526 में, और द्वितीय हुआ था 1556 में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है ना। आगरा की कौन सी इमारत जो है मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? बताइए। मोती मस्जिद, ताजमहल, लाल किला की एतमादुल दौला का मकबरा? बताइए इसका सही आंसर। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोती मस्जिद, है ना, मोती मस्जिद। आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो मोती मस्जिद, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरेनियम अंततः किस तत्व की अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ठीक है, केमिस्ट्री से है कि यूरेनियम अंततः, यानी यूरेनियम जो है अंत में किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है, वो कौन सा है? वो है सीसा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें भारी पानी का जो सूत्र होता है वो होता है D2O से बोलते हैं। ठीक है, भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर होगा विमंदक, यानी नियामक के रूप में इसे बोलते हैं। इसे मंदक भी बोल सकते हैं हम, है ना, मंदक के रूप में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का भारी पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, नियामक के रूप में। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि ज्यामिति के जनक किसी, ये तो सभी लोग जानते होंगे ज्यामिति के जनक कौन है ना। ज्यामिति के जनक कौन है? तो है ऑप्शन नंबर बी है हमारा यूक्लिड।
ठीक है। यूक्लिड जो थे उन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमारा 1 से 20 तक तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डे से संबंधित है, डे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमारा क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस जो है स्पैरो डे है ना, इसे वर्ल्ड स्पैरो डे बोलते हैं। इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर 20 मार्च को होगा, विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है ना, 20 मार्च को, 20 मार्च को। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, है ना। ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे जो है उसका सेलिब्रेट उसको कब किया जाता है? ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपको अब 22 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को मैथ डे यानी गणित दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस मनाया जाता है और गौरैया दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसलिए हमारा सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा जापानी कला जो इकेबाना है ना, इकेबाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इकेबाना का संबंधित किससे संबंध है? जापानी कला, ये एक जापानी कला है इकेबाना, है ना। इकेबाना में क्या किया जाता है ना, किससे संबंधित है? कि फूलों से सजावट किया जाता है, कि दीवार पे चित्रकला बनाया जाता है, कि मूर्तियां बनाई, इनमें से कोई नहीं बताइए इसका सही आंसर का। देखिए इकेबाना जो है ये फूलों के सजावट से संबंधित है। ठीक है, जापान का जो कला इकेबाना है वो फूलों की सजावट से संबंधित है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब चलते आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भगत आंदोलन। ये जो भगत आंदोलन है वो किस जनजाति से संबंधित है बताइए। देखिए भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? तो है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति से, भील जनजाति से भगत आंदोलन का संबंध है भील जनजाति से। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप बताइए। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यही आता है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है ना। या फिर ये दिया 1857 के क्रांति, 1857 का जो क्रांति हुआ था ना उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है सर, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु द्वारा लिखी गई? जो गुरुमुखी लिपि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVIS। ठीक है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी, है ना। तो गुरुमुखी लिपि शुरू किया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, इसलिए बता दिया ऐसे ही कि गुरुमुखी लिपि, रिपीट है, गुरुमुखी लिपि किस सिख के द्वारा शुरू किया? सिख गुरु के द्वारा शुरू किया था गुरु अंगद के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो भी हम क्वेश्चन कराया जाता है आपको वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के व्यू से, है ना, एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, अगर आपको मिलाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई थी और कब की गई थी? देखिए ये जो पूर्ण स्वराज, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये था हमारा लाहौर अधिवेशन, है ना। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये कब किया गया था? 1929 में किया गया था। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा डायनासोर थे, डायनासोर जो थे वो किससे संबंधित थे, है ना। सीनेजोइक सरीसृप से, कि मेसोजोइक सरीसृप से, कि मेसोजोइक पक्षी से, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे वो? मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर जो थे वो क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन अंडे देते हैं और सीधा बच्चा नहीं देते, है ना। अंडा देता है और सीधा बच्चा नहीं देते हैं, तब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कंगारू इसमें से नहीं होगा। कंगारू जो होता है अर्धविकसित बच्चा देता है,
है ना, ये बच्चा पैदा करता है। तेही भी है और व्हेल भी है, ये सब डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चा पैदा नहीं करता, तो वह एकिडना। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकिडना, एकिडना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आर्कियोपटेरिक्स नियामक, मतलब आर्कियोपटेरिक्स किसका संयोजन था? आर्कियोपटेरिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आर्कियोपटेरिक्स ये जो है सरीसृप और पक्षियों का है, सरीसृप और पक्षियों का इसमें अध्ययन किया जाता है आर्कियोपटेरिक्स में, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरीसृप और पक्षियों का अध्ययन, आर्कियोपटेरिक्स। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ अगर आप लोग स्टेट लगा रहे हैं तो स्टेट लगा कर लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जो जीन है हमारा, है ना, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाएगा, आप बताइए। वो कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है, यानी सबसे अधिक विषैली गैस कौन सी है? इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे अधिक विषैली होती है? देखिए सबसे अधिक विषैली गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बोल दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CO। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वातावरण में केवल गर्मी बढ़ाता है, यानी तापमान में वृद्धि करता है, इसलिए ये क्या होता है, विषाक्त नहीं होता है। सबसे ज्यादा विषाक्त जो होता है, सबसे विषैला जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कैसे उत्पन्न होता है? ये जो होता है जो डीजल वाहन गाड़ी है ना, मोटर गाड़ी है, उनके द्वारा जो धुआं निकलता है ना, धुआं से ये CO गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या करता है हमारे साथ हमारे खून के साथ अभिक्रिया करके हमारे खून के संचरण को रोक देता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो इससे अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, और क्लोरीन जो होता है ये जल को साफ करता है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सबसे विषाक्त यानी सबसे विषैली गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि वायु का मुख्य घटक कौन सा है, आप बताइए। वायु के मुख्य घटक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छे तरह से जानते होंगे, है ना। बस क्या करना है, जहां नाइट्रोजन देखिएगा वहीं पे टिक कर दीजिएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी जो बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और बाकी जितने भी अक्रिय निष्क्रिय जितने भी गैस हैं, है ना, वो सब पाए जाते हैं। जितने भी गैस हैं वो केवल 1% में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल का मुख्य घटक जो है वह है नाइट्रोजन। ठीक है, 78% पाया जाता है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना, अन्नपूर्णा दूध योजना जो है वो कब शुरू की गई? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान जो है, राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका कब, अब बताइए। ये जो शुरू किया गया था 2 जुलाई 2018 को, ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई 2018। देखिए ये जो दूध योजना है, अन्नपूर्णा दूध योजना, इसमें क्या है, जो सरकारी स्कूल है यानी जो गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 150 ml, है ना, दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा, और फिर 6 से यानी 7 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध जो है सप्ताह में 3 दिन देना अनिवार्य किया गया इस योजना के तहत, यानी अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शॉर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध किससे है, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए एग्रीकल्चर शॉर्ट जो है उसका संबंध है क्रिकेट से, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर है, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे। एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध किससे है, तो वही क्रिकेट से, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं ऐसा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ आप अपना मार्क्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका जितना ही मार्क्स आता है आप कमेंट में आप जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आपको सही में इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्जाम क्रैक करना है यानी निकालना है, तो आप इस मॉक टेस्ट में, ये जो मॉक टेस्ट है यानी जो हमारा सेट है निकाला गया है, इसको आप जरूर कर दें।
ठीक है, जिसका प्राइस बिल्कुल ही कम है, और ये भी जो है ये बिल्कुल ही सीमित समय के लिए है। अब केवल 26 जनवरी तक ये आपको सर्वर पे उपलब्ध मिलेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा या फिर इसका दाम बढ़ा दिया जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और इसका प्राइस बिल्कुल ही कम है। और बस आज के लिए इतना ही, तो जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन किए, अब आगे कल करेंगे 25 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही।